हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए प्रतिदिन 20 से 40 प्रश्न जीएस से संबंधित लेकर आते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों इतिहास विषय का कि हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। हड़प्पा से, कालीबंगा से, चंदहुदड़ो से या मोहनजोदड़ो से। तो हड़प्पा स्थल की अगर बात करें तो यह अत्यंत प्राचीन स्थल है। हड़प्पा सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। और हड़प्पा स्थल में जो कांस्य नर्तकी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है, यह हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा का सबसे प्रमुख स्थल है, यहाँ से कांस्य नर्तकी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। आर्य जो थे, इनकी स्थिति, इनका आवागमन अत्यंत विवादास्पद रहा है। ये अत्यंत विवादों में रहे हैं। इन पर लेकर अनेक अनेक विद्वानों ने अनेक अनेक टिप्पणियाँ की हैं। किसी ने कहा है कि ये सप्त सिंधु प्रदेश में सबसे पहले आए, गांगे घाट में आए। अन्य अन्य विद्वानों ने अपने मतानुसार अन्य अन्य मत दिए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे। सप्त सिंधु प्रदेश में बसे, गांगे घाट में बसे, गंडक के तट पर बसे या ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आर्य जो थे ये सबसे पहले भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। आर्य मध्य एशिया के निवासी मूल रूप से माने जाते हैं। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों कि चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो थी, इसका आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में या समुद्रगुप्त के शासनकाल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कनिष्क। जो चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगीत थी, ये कनिष्क के शासनकाल में पहली शताब्दी में कराई गई थी। और कश्मीर के कुंडल वन में इस चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। जिसके शासनकाल में हुआ था उस शासक का नाम कनिष्क है। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 का जब विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग, लिटन या इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह के समय की अगर बात करें तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 का विद्रोह हुआ था। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है कि शाहनामा के रचनाकार कौन है। शाहनामा के रचनाकार की अगर बात करें तो अमीर खुसरो हैं, फिरदौसी हैं, अलबरूनी हैं या अबुल फजल हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों फिरदौसी। शाहनामा के रचनाकार की बात करें तो फिरदौसी जो है ये शाहनामा के रचनाकार हैं। अमीर खुसरो के बारे में आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। अमीर खुसरो को जो है ये सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है। अलबरूनी अत्यंत प्रसिद्ध लेखक हैं। अबुल फजल भी अत्यंत प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं इतिहास की दृष्टि से। अगला और छठा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन ऑप्शनों में से कि कौन सा ऐसा है कि जो हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। ध्रुपद, तिल्लाना, तराना या धमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों तराना। तराना जो है ये भारतीय संगीत शैली का हिस्सा नहीं है, या भारतीय संगीत शैली का हिस्सा नहीं माना जाता है। अगला और 7वां नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह की अगर बात करें तो मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, बुध ग्रह है या चंद्रमा है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि चंद्रमा कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा एक उपग्रह है जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। और इसमें बात की गई है कि सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है ये पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है।
अगला और 8वां नंबर प्रश्न है साथियों कि खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। विज्ञान विषय का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, स्टार लगा लीजिएगा। प्रश्न है कि खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में, कायांतरित चट्टानों में, या इन सभी चट्टानों में जो खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो साथी हो जाएगा वो हो जाएगा अवसादी चट्टानों में। जो कोयला एवं खनिज तेल पाया जाता है ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। दिन और रात अगर बराबर की बात करें तो दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, या ध्रुव पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों विषुवत रेखा पर। जो दिन और रात है ये विषुवत रेखा पर जो है ये बराबर होते हैं। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। हीराकुंड बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है। साबरमती नदी पर, गोदावरी पर, महानदी पर, या कृष्णा नदी पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों महानदी पर। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर बनाया गया। महानदी उड़ीसा छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से बहती है और ये इस पर जो है एक बांध बनाया गया है जिसे हीराकुंड बांध कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध है और ये महानदी पर बनाया गया है। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया। 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, या 22 जुलाई 1950 को। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो साथियों वो हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को स्वीकृति प्रदान की थी। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं साथियों 12 नंबर कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य सदस्य सदन का सदस्य नहीं है। पॉलिटी का प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होगा। एमपी या एमएलए बनना आवश्यक होगा। कितने समय के अंदर, 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 9 माह के अंदर, या 19 माह के अंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 6 महीने के अंदर। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री जो है वो सदन का सदस्य नहीं है तो उसे अपने पद पर अगर बने रहना है तो उसे 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। राज्य की कार्यपालिका की अगर बात करें तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख की अगर बात करें तो राज्य की जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो गवर्नर होता है, अर्थात राज्यपाल होता है। राज्यपाल को ही राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है। अगला और 14वां नंबर प्रश्न है कि सरकारी आयोग का संबंध किससे है। सरकारी आयोग जो गठित किया गया था इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। केंद्र राज्य संबंधों से है, नदी पानी बंटवारे से है, सूचना के अधिकार से है, या लाभ के पद संबंधी अधिकार से है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधों से। सरकारी आयोग जो है ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित विवादों के लिए जो है गठित किया गया था। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास क्षेत्र में किस क्षेत्र में जो है सर्वाधिक बल दिया गया था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और प्रश्न पूछा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। कृषि पर, परिवहन पर, उद्योग पर, या गरीबी हटाने पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों उद्योग पर। उद्योग पर जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सर्वाधिक बल दिया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय में उद्योग पर सर्वाधिक बल दिया गया था। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है कि जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है।
जीएसटी परिषद के अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? किसी राज्य का मुख्यमंत्री होता है, किसी राज्य का वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, या ये दोनों होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा किसी राज्य का वित्त मंत्री। किसी राज्य का जो वित्त मंत्री होता है वो जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म होता है और इसका उपाध्यक्ष जो होता है वो किसी राज्य का वित्त मंत्री होता है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों कि नरसिंहम समिति संबंधित है। नरसिम्हम समिति किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग सुधार से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से, राष्ट्रीय आय से, या कर सुधारों से? तो नरसिम्हम समिति जो है ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नरसिम्हम समिति अगर पूछा जाए किससे संबंधित है तो यह बैंकिंग सुधार से संबंधित है। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है कि केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद कहाँ है? अर्थात इसको सरल शब्दों में समझे तो ये पूछा गया है कि चालू खाते में व्यय जो है वो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होता है? रक्षा में होता है, किसानों की सब्सिडी में होता है, सामाजिक सेवाओं पर सबसे अधिक व्यय होता है, या ब्याज भुगतान पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ब्याज भुगतान। सरकार के जो चालू खाते में सबसे ज़्यादा चालू खाते से जो व्यय होता है वह ब्याज भुगतान में होता है। अगला और 19 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी? उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1887 में, 1856 में, 1828 में, या 1831 में? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा 1831 में। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों परीक्षा की दृष्टि से। पूछा गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई, किस वर्ष में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1831 ईस्वी में। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है कि अनुप्रस्थ तरंगें किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें जो हैं ये किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? सिर्फ गैस में, सिर्फ ठोस में, सिर्फ द्रव में, या इन तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों सिर्फ द्रव में। द्रव में द्रव में ही अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती हैं। इसका उदाहरण है शांत तालाब में यदि आप पत्थर फेंकते हैं तो जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उन्हीं को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।